नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे ये गांव भारत में नहीं बसता। आजादी के 70 साल भले ही गुजर गए हों, लेकिन आज भी कई ऐसे गांव हैं जिनकी तस्वीर ये सबूत देती है कि ये गांव भारत में नहीं बसते। दरअसल कानपुर देहात के लखोटिया गांव में तस्वीरें आज वही हैं जो 70 साल पहले थी। सरकारें आईं और गईं, लेकिन गांव की तस्वीर बदली नहीं। गांव में ना तो सड़क है, ना ही गांव तक पहुंचने वाला पुल अभी तक नहीं बना है। जान जोखिम में डालकर लोग लकड़ी के पुल से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। आजादी के 70 सालों बाद भी बताओ जान कौन विकास को तरस रहा है गांव। ना तो गांव की सड़कें बनी है, ना ही गांव पहुंचने वाला पुल। जान हथेली पर रखकर पुल को करते हैं पार। ये गांव भारत में नहीं बसता। आजादी के 70 साल के बाद भी देश से लेकर प्रदेश की सरकार तो कई बार बदली, लेकिन नहीं बदली तो यूपी के एक गांव की तस्वीर और तकदीर। इतना ही नहीं, इस गांव का ना ही विकास हुआ और ना ही ग्रामीणों का हाल बदला। नतीजतन ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर जीवन यापन करना पड़ रहा है। दरअसल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कानपुर देहात के रसूलाबाद विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिर्जापुर लखोटिया के मजरा बंदराहा की है, जहां गांव तो है लेकिन इंतजाम बद इंतजामी है। इस गांव के लोग विकास और नदी पुल ना होने के चलते लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। गांव और ग्रामीणों के हालातों पर ना जिले के अधिकारियों को परवाह है। यहाँ पे पिछले साल यहाँ पे कुछ खबर फैलाई गई, जिससे मतलब सुनवाई हुई, बात प्रशासन तक पहुँची थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं प्रशासन से अनुग्रह करूंगा कि ये काम अतिशीघ्र शुरू किया जाए, जिससे हम लोगों को, बच्चों को आने जाने में पढ़ने के लिए सुविधा हो जाए। कि हमारे आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो लगभग 4-5 किलोमीटर का राउंड लेके जाते हैं, और आज तक तमाम विधायकों सांसद से हमने अन्य विनय की, लेकिन आज तक किसी ने, चुनाव के टाइम तो सब कह देते कि हम आपका पुल बनवाएंगे, गली पक्की करवाएंगे, लेकिन आज तब तक कुछ काम नहीं चुनाव के बाद। तो सरकार से या प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि हमारा ये काम करो, जो बच्चे हमारे पढ़ने जाने लगे और गांव में जो बच्चों की शादियां रुकी पड़ी हैं वो भी होने लगे। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हमारा पुल शीघ्र बनवाया जाए, गांव की गलियां ठीक कराई जाएं, जिससे हमारे यहाँ की जनता, बच्चे पढ़ने के लिए जाएं। यही हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है। रास्ता के लिए एक आरसीसी का छोटे छोटे पिलर बनवाए हैं, उस पर लकड़ी का फर्नीचर लगवाया है, उसे से अभी फिलहाल आना जाना होता है। आजादी के 70 सालों बाद भी ना तो गांव में रास्ते बने हैं और ना ही गांव में प्रवेश के रास्ते में पड़ने वाले पांडु नदी में कोई पुल बना है, जिसके चलते इस गांव के लोगों को आवागमन के लिए एक लकड़ी के पुल का प्रयोग करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, एक और गाँव भी है बंदराहा गाँव में। पहले तो लोग पांडु नदी को तैरकर पार करते हैं और फिर अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हैं। गांव के हालात से विकास के दावों की जमीनी हकीकत की दूसरी तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। हालांकि सिस्टम के गांव के प्रति बेरुखी को स्थानीय विधायक भी स्वीकार कर रही हैं, लेकिन कई सालों से बनी लकड़ी के पुल पर गांव के रास्तों को नहीं बना सके। और जब संवाददाता ने पूछा कि पुल को बनवाने के लिए कितना प्रयास किया है, जब मुझे संज्ञान में आया कि वहाँ के पुल की ये दुर्दशा है, लोग किसी तरह से उसको लकड़ी का पुल बना करके अपना काम चलाने का काम कर रहे हैं, तब मैंने जैसे इसको जिला योजना की बैठक, उसमें मैंने इसका प्रस्ताव जिला योजना में डलवाने का काम किया। साथ ही मैंने मंत्री जी को लिखा और साथ ही शासन को भी लिखा है, और मैंने इसके बाद वहाँ से इन लोगों को कहा गया था कि इसका एस्टीमेट बना के भेजें, तो इन लोगों ने एस्टीमेट भी एक्शन ने बनाया है। लेकिन उसके बाद जैसे ही एस्टीमेट वगैरह बना, इसके बाद ये महामारी शुरू हो गई। इसके पहले भी कई तमाम ऐसी दिक्कतें आती रही तो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसके मैंने अभी जाके चीफ से बात करी थी अभी 3-4 दिन पहले
तब मैंने वहाँ पे उनसे ये बात रखी तो उन्होंने कहा था ठीक है, मैं इसका दोबारा प्रस्ताव भिजवाऊंगी। अपने भविष्य के लिए छात्र नदी पार करके यानी जान जोखिम में डालकर विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हैं। वहीं जब भीषण बारिश होती है तो ये पुल भी बह जाता है और लगभग 3 माह तक देश के भविष्य बच्चे विद्यालय पढ़ने नहीं जा पाते। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया है कि चुनाव के समय हर कोई दिलासा देता है, लेकिन विकास के नाम पर उनके साथ केवल छल ही हुआ है। सरकार लगातार विकास की गंगा बहा रही है, लेकिन अगर कानपुर देहात की जमीनी हकीकत की बात की जाए तो सरकार को 3 साल पूरे हो गए। लेकिन अगर कानपुर देहात और रसूलाबाद विधानसभा की बात की जाए तो मिर्जापुर लकुटिया का ग्राम पंचायत का जो मजरा है, वहां पर आज भी विकास के नाम पर धूल फाक रहा है गांव। और एक ऐसा पुल है जो लकड़ी का बनाया गया, आज भी ग्रामीण उससे गुजरते हैं और पानी का बहुत तेज होने के कारण वो पुल बह जाता है। लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया? और विकास की गंगा बहाने वाली सरकार विकास के दावे करती है, लेकिन सारे ये विकास के जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। पूरे मामले को लेकर के विधायिका से भी बात की गई। विधायिका इस बात को खुद स्वीकार कर रही है कि हाँ, उस पुल अभी भी वो लकड़ी का बना, लेकिन बीजेपी सरकार जो है दावे करती है कि विकास को, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ केवल खोखले वादे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी ग्रामीण इसी तरीके से गुजरते रहेंगे या उनके पुल के लिए कोई नया निर्माण कार्य होगा। मोहित कश्यप, के न्यूज, कानपुर देहात। तो हमारे संवाददाता को आपने सुना, आपने वो तस्वीरें देखी पुल की। पानी नहीं है, लेकिन जब इस पुल पे पानी होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। मुश्किलात तो अभी है पुल का पार करने में, जिस तरह से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लकड़ी का पुल है, 70 साल बाद भी विकास की गंगा यहाँ पर नहीं पहुँची है, ये स्थिति है। और ये गाँव है बंदराहा गाँव, जहाँ की स्थिति आपने देखी, जहाँ की तस्वीर आपने देखी, जहाँ पर अभी तक विकास नहीं पहुँचा है। तमाम दावे, तमाम वादे किए जाते हैं, सड़कों के भी बुरे हाल हैं और भी बहुत तरह की समस्याएं हैं। इस सब के बीच हमारे साथ अनिल झा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है। विनीत शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन सचान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मोहित कश्यप, हमारे संवाददाता, भी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मोहित के पास चलते हैं। मोहित, तस्वीरें हमने देखी जहां पर किस तरह से गांव वाले लकड़ी के पुल से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। जब इस पांडू नदी में पानी का बहाव ज्यादा होता है तो गांव वालों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। लेकिन जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, वहां पे और भी किस तरह की समस्याएं जिससे गाँव वाले दो चार हो रहे हैं, उसको लेकर गाँव वालों ने किस तरह की आवाज उठाई, उसको किन किन लोगों ने अनसुना किया, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल आरिफ जी, कहीं ना कहीं सवालिया निशान है योगी सरकार पर, और इसके पिछले भी कई सरकारें रही हैं। तो जो ग्राम पंचायत मिर्जापुर लुकड़िया का ये मजरा बन रहा, यहाँ पर आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी ये पुल की जो स्थिति है वो आज तक ऐसी है। और इसके बाद पानी के बहाव में ये पुल बह जाता, फिर ग्रामीण उसको पुल को लकड़ी से जोड़ गांठ के फिर उसको बना लेते हैं, फिर उसमें जान खतरे में डाल के उसको पुल को क्रॉस करते हैं। और गांव में अगर विकास की बात की जाए तो पूरे गांव में विकास के नाम पर केवल खोखलेबाजी हुई है। ना तो सड़कें हैं, ना तो पानी है, ना तो नल है। तो केवल गांव में खोखलेबाजी की गई सरकार क्या नाम विकास के नाम पर। पूरे गांव में कोई विकास नहीं। विधायिका से इस मामले को बात की गई, उच्च अधिकारियों से बात की गई, उच्च अधिकारी तो साफ मना कर रहे हैं, लेकिन विधायिका ने खुद स्वीकार किया है कि हमने इसका प्रस्ताव भेजा है और क्या नाम शासन से भी बात की, लेकिन अभी तक उस गांव के लोगों को निजात नहीं मिली है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, कब इस गांव के लोग नए निर्माण का पुल होगा और जब इस पुल से लोग क्रॉस कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। नदी के बहाव में पुल बह जाता, लकड़ी का पुल है, और कितने जो हमने तस्वीरें भेजी वो कितनी बेहद दर्दनाक है और दुखद है। जी आरिस। तो मोहित कश्यप को आपने सुना। विनीत शुक्ला, सरकार के नुमाइंदे, भी इस वक्त हमारे साथ हैं। विनीत शुक्ला जी, मोहित हमारे संवाददाता को आपने सुना। आखिर क्या वजह है जो गांव तक ये विकास नहीं पहुंच पा रहा है? गांव वालों के नसीब में आखिर एक पुल नहीं है, गांव वालों के नसीब में सड़क नहीं है। ये स्थिति कैसे बन गई है? कैसे आपकी सरकार वहां नहीं पहुंच पा रही है, तंत्र नहीं पहुंच पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है? विनीत शुक्ला जी। देखिए, आजादी के 70 साल बाद तक तमाम ऐसी योजनाएं कई जगह पर देखा होगा, बिजली नहीं पहुंची, वहां बिजली पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। आज सड़कों का जाल चारों तरफ बिछाया जा रहा है। सड़कों का जो मुख्य मार्ग से संपर्क मार्ग को जोड़ने का काम लगातार तेजी से चल रहा है और जोड़े भी गए हैं, और सरकार में काफी कुछ काम हुए भी हैं। आपको बता दें कि अभी जो स्थिति यहाँ की दिख रही है, ये मामला अभी आज संज्ञान में आया है, और वहां की जो विधायिका है उन्होंने
क्षेत्रीय विधायक ने लिख करके कोरोना काल के पहले उन्होंने सब दिया था, लेकिन ये महामारी की वजह से किसी कारणवश अभी काम नहीं हो पाया है। लेकिन हम आपको इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं और आपके के न्यूज के माध्यम से वहां की जनता को भी, कि हमारी सरकार रहते ही वहां पे पुल का भी काम होगा और सड़क का भी होगा, जिससे आम जनजीवन वहां पे सही से चल सके। जी अनिल, आप क्या कहेंगे? विनीत शुक्ला जी को सुना आपने, वो जिस तरह से कह रहे हैं सड़कें बन रही हैं, शहर शहर जुड़ रहे हैं, एक तस्वीर हम भी दिखा रहे हैं। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? हरीश भाई, दुर्भाग्य है ये इस देश का और इस देश में रहने वाले ऐसे गांव के जनता का, जो आजादी के 70 साल बाद भी रोड, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़कें, पुलिया, इसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और हमारे जनप्रति जो वर्तमान सरकार के हैं या इसके पिछले भी हमारी भी सरकार रही या उसके पिछले जो सरकार थी, क्योंकि 70 साल की आप बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी पार्टी, बसपा की भी सरकार रही है, भाजपा बसपा की भी सरकार रही है और समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है और भाजपा की सरकार आज के समय में है। तो इसमें कोई अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता या अपने जिम्मेदारी को ये कहे कि नहीं मेरी नहीं फलाने सरकार की है, ये कहना तर्कसंगत नहीं होगा। मुद्दा यह है कि अगर 3.5 साल से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में वर्तमान में है और जहां तक कि विकास के नाम पे सरकार चुन के आई थी, लोगों ने इतना बड़ा जनाधार दिया और सांसद भी वहाँ 7 साल 8 साल से सांसद हैं भाजपा के, वहां पे विधायिका है वहां की 3.5 साल से, वर्तमान में सरकार है। तो आज तक अगर ये वंचित रहा, जो लोग वादा करके आए थे कि जो सुविधाएं पीछे की सरकार ने जनता को नहीं दी थी, हम वो सुविधाएं देंगे, हम राम राज्य लाएंगे, और ये सब अगर सुविधाएं आज 3.5 साल में सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो ये भी एक दुर्भाग्य है। जो विनीत शुक्ला जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ये सब चीजें नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन मैं भाई से पूछना चाहता हूं कि क्या कोरोना काल में और काम आप कर सकते हो? आप गैदरिंग कर सकते हैं, आप वर्चुअल रैली कर सकते हैं, आप जो राम मंदिर का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया। अरे भैया, कहां से इसमें राम मंदिर आ गया? सुनिए मेरी बात, सुनिए पहले। आप पहले मेरी बात सुनिए। आप पहले मेरी अनिल झा जी पहले बात सुनिए मेरी। आप सुनिए मेरी बात। 15 साल आपकी सरकार रही है, अपनी 10 से 15। अरे मेरी बात सुनिए, आप 10 से 15 साल आपकी सरकार रही है, आपने क्या किया? आज की बात करिए, आज की बात। 10 से 15 साल आपने क्या किया? आपने क्या किया? अनिल झा को सुन लेते। विनीत, मैं आपके पास आऊंगा। अनिल झा जी, बात को जल्दी से मुकम्मल कर लें। मुलायम सिंह रहे, अखिलेश यादव रहे, क्या किया उन्होंने? क्या किया? आप यही कोस के आए हैं, कृपा करके सुनने की क्षमता रखते हैं। अरे भैया, उन लोगों ने किया क्या, ये बताइए ना। इरिटेट ना हो। राम मंदिर का मुद्दा उसमें बीच में ले आ रहे हैं। आप सुनिए, राम मंदिर से उससे क्या मतलब है? आप सुनिए तो पहले। वहां की सड़क, वहां के पुल से राम मंदिर से क्या मतलब है? आप ये कह रहे हैं कि हम कोरोना काल में एक पुलिया नहीं बनवा सकते हैं, लोग परेशान हैं, सरकार आपकी है, मंत्री आपका। हमने ये कब कहा कि नहीं बनवा सकते? फिर हमने ये कब कहा? कोरोना का पूरी बात, फिर आप बहाना क्यों नहीं है? पूरा विश्व परेशान है। जिम्मेदारी से अरे आप पूरा विश्व परेशान है, लेकिन आप बाकी काम तो कर रहे हैं। पूरा विश्व परेशान है। आप तो आपको नहीं पता है क्या? आप जनता की सेवा को नहीं पता है क्या? आप जनता की सेवा नहीं पता है क्या? विनीत शुक्ला सुन लेता है अनिल झा को। जल्दी से अनिल झा बोल लीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। अनिल झा, आपने अपनी बात को मुकम्मल करें जल्दी से। आपने 3.5 साल की सरकार को आप बताने लगे, आप 15 साल तक यहाँ पे लूटमार करते रहे और कुछ काम नहीं किया। 15 साल आपने क्या किया? जगमारी क्या है आपने यहाँ पे? मैं फिर कह रहा हूँ कि आप पहले सुनने की धैर्य रखिए, क्षमता रखिए, इरिटेट ना होए। काम ना करने वाले का पहचान है इरिटेट होना। आपने कोई काम किया नहीं अपनी बात। झूठ बात को कंफर्म कर सकते हैं, कोरोना काल में क्या पुल नहीं बनाया जा सकता? विनीत शुक्ला जी, जो बात अनिल झा जी कह रहे, इस बात को कंफर्म कर लेते हैं। जब आपकी बारी आई तो आप बोलिएगा। बननी है वहाँ पे राम मंदिर से क्या मतलब है? तो सड़क बनने में कोरोना आ गया और मंदिर बनने में कोरोना नहीं आ रहा है। ठीक है। अरे भैया, ये नीतम सचान भी हमारे साथ, नहीं हो सकता। नीतम सचान भी इस वक्त हमारे साथ है। मैं आऊंगा आपके पास। विनीत शुक्ला, अनिल झा आपके पास आऊंगा। नीतम सचान जी, ये तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकारें आई और गई, लेकिन एक तस्वीर आपके भी सामने, क्या कहेंगे? कोरोना काल में अगर कुछ नहीं हो सकता तो कुछ नहीं हो सकता, और कोरोना काल में अगर एक चीज आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए। नीतम सचान, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अनिल झा, मैं आपके पास आऊंगा। नीतम सचान, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं बनना, 4 एक्सप्रेस में बनना है। नीतम सचान, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? आजादी के मेरे शुक्ला जी, शायद मुझे लग रहा है नीतम सचान तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
फिलहाल ठीक है अनिल जा रुकिए मैं आपके पास हूँ। आप समझ लीजिए कि 617 दिन बचे हैं, गिनते रहिए, एक एक दिन गिन रहा हूं हम लोग। ठीक है। इस बीच कानपुर देहात से मोहित कश्यप हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए, उनके पास भी चलते हैं। मोहित, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं और जिसको लेकर आपने पूरी जानकारी भी दी, आखिर ये स्थिति क्यों बन गई है? गांव वालों ने कई बार, जैसा कि मैं सुन रहा था, जो गांव वाले अपनी बात रख रहे थे, तमाम वो लोग अधिकारियों के पास जाते हैं लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इस गांव की खासकर पुल की समस्या हो या फिर यहाँ की सड़क की समस्या हो, आखिर क्यों कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल आरिफ, कहीं ना कहीं बात विकास की आती है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो और या फिर कांग्रेस की सरकार रही हो। केवल ये जुमलेबाजी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं, ये केवल वोट लेने के टाइम गांव में जाते हैं। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है, चाहे किसी भी सरकार हो, वोट लेने आते हैं, लेकिन हम लोग आजादी के बाद से इस पुल से ही गुजर रहे हैं। क्या हमारे और ध्यान नहीं देना चाहिए सरकार को? सरकारी अमले जो बैठे आला अधिकारी और वहाँ के बीजेपी के सांसद जो हैं, वो सुब्रत पाठक सांसद है वहाँ से और निर्मला संकवार विधायक हैं, सारे मामले को लेकर के सबके पास जानकारियां हैं, लेकिन विकास क्यों नहीं हो रहा? योगी सरकार करती कि मैंने विकास सड़कें बनाई है, लेकिन यहाँ धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा, केवल जुमलेबाजी है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं। विधायक का क्या कुछ कहना है महेश? आपकी विधायक से बात हुई इस तस्वीर को लेकर, उसका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल आरिफ, विधायक का साफ तौर पे कहना है कि मैंने अपने मंत्रियों को भी लिखा है और सरकार क्या नाम प्रशासन को भी लिखा है, इस पुल का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन 3 साल हो गए सरकार के, क्या सरकार के नुमाइंदे और जो विधायक हैं ये क्या धूल फाँक रहे थे इतने दिन तक, जब अभी तक इनकी पिछले भी सरकारें सपा की रही, बीजेपी की, कांग्रेस की सरकार, मौजूदा बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों से केवल वोट लेने का काम किया जाता है, राजनीति की जाती है, लेकिन गांव में विकास नहीं होता है। आज भी गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय है, लोग निकलने को मजबूर है। विनीत शुक्ला, आपने सुना मोहित ने जो बात कही? विनीत शुक्ला जी, क्या आपने सुना मोहित ने जो बात कही? गांव वालों ने विधायक को बोला, सांसद को बोला, आपकी ही पार्टी के, लेकिन किसी ने सुना नहीं। पत्रबाजी होती रही लेकिन कुछ भी नहीं हुआ धरातल पे। देखिए, अभी आपने विधायिका से बात की थी, उन्होंने, आपके संवाददाता ने, तो विधायिका ने कहा कि हमने एस्टीमेट बना करके इंजीनियरों ने भेजा और अब काम, मैं कह रहा हूं हमारी सरकार में ही ये संभव है कि इस तरीके से काम इसी सरकार में होगा। तमाम ऐसी जगह हैं जहां सड़क नहीं पहुंची थी, जहां बिजली नहीं पहुंची थी, आज वो बिजली पहुंचाई गई है। आज 20 घंटे बिजली गांव में मिल रही है। पहले क्या होता था, सैफई और रामपुर और आजमगढ़ 3-4 जगह पर केवल बिजली जाती थी, बाकी बिजली कहीं पर नहीं मिलती थी। 4 कब बनाएंगे गाँव की पुलिया? अरे भैया, एक्सप्रेसवे आपने बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया, एक ही माला जपते रहेंगे। लूट कितनी करी है नहीं बताएंगे। 4000 करोड़ रुपए का घोटाला करके। ठीक है। आप लोग भटक रहे। विनीत शुक्ला, आपने जो बात कही कि आपकी ही सरकार में बन सकती है, तो भैया कब बन सकती है? 3-4 साल हो चुके, कब बनेगी? आखिर ये पुल कब बनेगा? गांव तक सड़क कब पहुंचेगी? 70 सालों की हम बात छोड़ देते हैं, मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, तो सवाल भी आपसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि गांव वाले पत्र भी लिख रहे हैं विधायक को, सांसद को ही बात कह रहे हैं, प्रशासन से ही बात कर रहे हैं। ये सब इतने कमजोर क्यों हो गए कि गांव में जो विकास की गंगा है वो नहीं पहुंच पा रही है? खामियां है ना, इसको तो मानना पड़ेगा ना आपको। आज मैंने डीएम से वहां के अभी संपर्क करने की कोशिश किया है, अभी थोड़ी देर बाद बात होती तो मैं आपकी जो भी बात है अभी संज्ञान में आया, मैं वहां उनसे बात करके पहुंचाऊंगा और वहां के विधायिका से भी बात होगी, कहां पर पहुंचा हुआ है उनका पत्र और ये जो इसका एस्टीमेट बना हुआ है, तो उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा आपको कि क्या स्थिति है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी सरकार रहते वहां पर सड़क भी बनेगी और वहां के पुल का निर्माण भी संभव हो पाएगा। ठीक है। नीतम सचान भी इस वक्त हमारे साथ है। नीतम सचान, आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? हेलो जी नीतम सचान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी बोलिए। कानपुर देहात का ये बंदरा गांव, जिसकी तस्वीरें है जहां पर लोगों के पास लकड़ी के पुल से वो गुजर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, क्या कहेंगे? इनका ये सरकार में जब आए तो ये विकास के नाम पर सरकार में नहीं आए, ये इसलिए विकास की तरफ इनको ध्यान ही नहीं देना है। चुनाव के ठीक पहले ये फिर से वही सारे मुद्दे लेके आएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, देवालय शौचालय की बात करेंगे,
शमशान कब्रिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे। आपने क्या किया 70 साल में? कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं, आपने बताइए ना क्या किया 70 सालों में? 18,000 गांव बिजली से वंचित रहे। क्यों? के पास यही तकिया कलाम है। 70 सालों में क्या हुआ? मोबाइल से अरे आप बताइए ना क्या किया? हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी जी लेके आए थे। बस यही बताइएगा। और इटली में बड़े बड़े घर बना लिए, पूरे देश को इटली में घर बना लिए बड़े बड़े। भारत देश नीतम सचान को सुन लेते, काफी देर से वो आपको भी सुन रहे थे, सपा नेता को भी सुन रहे थे। पहले कम से कम उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। जी नीतम सचान जी, जल्दी से बोलिए। की बिल्कुल बात नहीं करते, ना तो विकास के मुद्दे पे ये सरकार में आए, ये जुमलों के मुद्दे पे सरकार पे आए हैं। इन्होंने चुनाव के पहले घोटाले घोटाले घोटाले, सारे काल्पनिक घोटाले जनता के दिमाग में जबरदस्ती घुसेड़ा और ये सरकार पे आ गए। आज इन्हें विकास की चिंता ही नहीं है। बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, नदी तैर के जाएंगे, कपड़े गीले करेंगे, उनके बैग गीले होंगे, उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश का गरीब मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, पिछड़ों का बेटा स्कूल जाए, पढ़ाई करे, व्यापार करे, नौकरी पाए। ये कतई नहीं चाहते हैं। इनकी सोच नहीं। ये बताएं, पिछले 6 सालों से दिल्ली में सरकार है, इन्होंने कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जहां पे जाकर गरीब का बेटा वहां पढ़ सके? आप बताएं। ना कोई इन्होंने अच्छे हॉस्पिटल बनवाए, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए। आप बताइए, आपने 6 साल में कौन सा ऐसा काम किया? विनीत शुक्ला जी बताएं जल्दी से। देखिए, इनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात अगर कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं और बने भी हैं, और एम्स का भी शुरुआत हुई है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश में हुई है, और देश में 6 साल की सरकार माननीय मोदी जी की है। तमाम ऐसी केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, गैस की बात हो, शौचालय हो, या तमाम ऐसी योजनाएं। उन्हीं योजनाओं की बात कर रहा हूं। ये गांव तक क्यों नहीं वो योजनाएं पहुंच रही हैं? ऐसे तमाम गांव हैं जहां पर पुल टूटे हुए हैं, ये योजनाएं वहां तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? यही तो मेरा सवाल है, इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं। मैं अच्छी बात है योजनाएं चल रही हैं, मैं मान सकता हूं बहुत लोगों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन एक ये तस्वीरें ये भी तो हैं। ऐसी योजनाओं का क्या करें जिनके जहां पे लोगों के नसीब में सड़क नहीं है, पुल नहीं है, लाइट नहीं है? ये भी तो तस्वीरें, इस पे भी तो बोलिए। मैं अपने जनपद की बात करूं तो जनपद की सड़कें जर्जर हैं। मैं आऊंगा विनीत शुक्ला जी पूरा करें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस विषय को लेकर के आपने ये मुद्दा उठाया है, मैं उस विषय में जो जानकारी मिली, मैंने अभी आपसे बोला है कि मैं वहां के क्षेत्रीय विधायक और अभी डीएम साहब से कानपुर देहात के वहां से संपर्क करके, और जो भी आपकी ये जानकारी जो भी मिली है ये मैं पहुंचाऊंगा, और आपको आश्वस्त करता हूं मेरी सरकार में रहते हुए वहां की सड़क और पुल का निर्माण होगा, और जो भी योजनाएं 6 साल में माननीय मोदी जी ने चलाई हैं। हमें क्यों कहना पड़ रहा है, हमें खबरें दिखानी पड़ रही है, तब ये जानकारी आप लोगों तक पहुंच रही है। सरकार को ही ये जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है? इतना बड़ा सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, आपके पास प्रशासनिक अमला है, तमाम जो है विधायकी है, तमाम नेता हैं, आखिर वो जमीन पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? वो ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमें आपको दिखाना पड़ रहा है, आंखें खोलनी पड़ रही हैं? ये भी तो बताएं। ये फिर से आंकड़ेबाजी करेंगे। इन्हें आंकड़ों के अलावा और कुछ नहीं है, काम करना तो आता ही नहीं है इन्हें। आपको नहीं मिल सकता, या आपको नहीं मिल सकता, के लोगों को नहीं मिल सकती है, कांग्रेस के लोगों को नहीं मिलती। जो लोग कहते थे 1 रुपया भेजता हूं 10 पैसा पहुंचता है, आज अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 1 का 1 रुपया पूरा पहुंचता है, क्योंकि डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। कोई बिचौलिया कांग्रेसी जैसे बीच में लूट मार करते थे वैसे इसमें नहीं है, सीधे पैसा पहुंचता है अकाउंट में, सीधे पैसा। जनधन खाता खुलने से आप जिस जनधन खाता का विरोध करते थे, आज उसी जनधन खाता में सीधे पैसा पहुंचता है। नीतन सचान, मैं आपके पास भी आऊंगा, ठीक है। अनिल झा जी बोले। देखिए, पहले तो मैं कहा कि 10 सचान मैं आपके पास आऊंगा, रुक जाइए, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। सब लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन क्या कह रहा है। ठीक है, मैं अनिल झा को बोलने का मौका देता हूं। बोलिए अनिल झा। आदित्य भाई, सबसे पहले निवेदन है कि जो हमारे पैनल में बैठे हैं भाई, जरा आप ध्यान से सुने। उनकी बारी में मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी बारी में मुझे बोलने दें, उसमें डिस्टर्ब ना करें। दूसरी बात, मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं, तो इस पे जो है जुमला और ये सब चीजें होना बहुत मुनासिब नहीं है। सच्चाई की बात करें, मुद्दे की बात करें। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैंने पहले भी कहा है कि जितनी भी सरकारें रही इस गांव के मुद्दे पे, मैं कहीं ना कहीं अपनी भी उसमें फेल्योर मानता हूं
बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे विधायक थे, वहां के मंत्री रहे हो उत्तर प्रदेश सरकार में, और आप लोगों को पता भी होगा कि वो जब चुनाव हारे हैं उसके बाद पार्टी से उनको निकाल भी दिया गया था, क्योंकि ये सब फीडबैक बाद में गई थी वहां से। भाई जनप्रतिनिधि अगर काम नहीं करेगा किसी पार्टी का हो तो जनता वहां निगलेक्ट करेगा, जनता जब निगलेक्ट करती है तो पार्टी तक कहीं ना कहीं खबर पहुंच रही है। मैं आज शुक्ला जी के लिए अच्छा समय है, अच्छी बात यह है कि अभी इनकी सरकार 1.5-2 साल है अभी, और इनके पास लक्ष्य है, इनके पास काम करने का समय है, ये चाहे तो इस काम को कर सकते हैं, बजाय कि कांग्रेस ने क्या किया, हमारे समाजवादी ने क्या किया। हम मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में जब रही होगी, नहीं हुई होगी, जब इनकी भी सरकार 70 साल में रही है, कल्याण सिंह की रही हो, राजनाथ सिंह की रही हो, रामप्रकाश गुप्ता की रही हो, मायावती जी के साथ रही हो, इनका भी कहीं ना कहीं फेल्योर है। हमारी भी सरकार 10 साल रही है, कहीं ना कहीं हमारा भी फेल्योर है, और अभी वर्तमान में आज इनकी 3.5 साल से सरकार है, तो इनकी फेल्योर ज्यादा है, क्योंकि ये हमारी कमी को गिना के आए थे जनता के सामने। जनता ने मुझे वोट नहीं दिया था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं मेरी कमी थी। आज उस कमी को ये पूरा न करके फिर से हमारी वही कमी गिना रहा है, फिर से दूसरों की वही कमी गिना रहा है। ये कतई तर्क संगत नहीं है। और थोड़ा सा इसमें यहाँ पे हम लोग मुद्दे की बात करें, जो मिल रहा है लोगों को, बाकी तो 20 लाख करोड़ भी आया हुआ है इस देश के जनता के लिए, कितने को क्या मिला आप भी जानते हैं, और शुक्ला भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इतना कहना चाहूंगा इस मुद्दे पे, ये जन लोक से सेवा से जुड़ी हुई बातें हैं। जनप्रतिनिधि का काम होता है लोगों को सुख पहुंचाए, सुविधा दे सरकारी। मैं शुक्ला जी से निवेदन करूंगा, जैसा कि वो कह रहे हैं कि मेरे सरकार रहते रहते इस गांव की पुलिया और रोड सड़कें बन जाएंगी, इस संज्ञान में इनके सरकार के संज्ञान में है, इनके विधायक के संज्ञान में है। कोरोना कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में काम नहीं हो रहा, सब काम हो रहा है कोरोना काल में, डिस्टेंस मेंटेन करके। का गाइडलाइन है, सरकार की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए सारे काम हो रहे हैं। तो उस पे जरा मैं शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि अपने सरकार से, अपने मंत्री से, अपने विधायक से अप्रोच करें, उनको कहें कि जल्द से जल्द, सरकार रहते हुए नहीं, जल्द से जल्द एक टाइमलाइन दोबारा हम लोग चाहेंगे। मेरा भी यही निवेदन है, के न्यूज का भी यही है कि भैया आपने जैसी बात कही कि आप डीएम से बात करेंगे और जल्द से जल्द अपने विधायक या सांसद से बात करके गांव वालों की जो समस्या है उसको दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, झा जी, विनीत शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन सचान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये गांव की तस्वीर आपने देखी, इसको लेकर हमने आपको दिखाया, लेकिन सरकारें आई गई, 70 साल के बाद भी गांव की स्थिति बहुत दयनीय है। कब यहाँ पे पुल बनेगा, कब यहाँ पे सड़क बनेगी, सवाल बड़ा है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। न्यूज़ इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों के बीच एक खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यूपी में अपहरण की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। अपहरण की घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं रुक रही हैं। कानपुर, अयोध्या के बाद शाहजहांपुर में भी अपहरण हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपहरण करने वालों को जानता है पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा पुलिस का सपोर्ट। एक के बाद एक अपहरण की घटनाएं, वारदातें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में अपहरण की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। कानपुर, अयोध्या के बाद शाहजहांपुर में भी अपहरण हुआ है। अपहरण करने वालों को जनता जानता है पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार को पुलिस सपोर्ट नहीं दे रही है। हमेशा की तरह जो हमने कानपुर में देखा, जहां पर शुरुआती वक्त में या यूं कहें पूरे घटनाक्रम में पुलिस का सपोर्ट नहीं रहा और निकला ये कि संजीत की हत्या कर दी गई। और उसी तरह अब देखने को मिल रहा है शाहजहांपुर में, जहां पर युवक का अपहरण किया गया है और पुलिस मदद नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। कानपुर, अयोध्या के बाद शाहजहांपुर में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। अपहरण करने वालों को पीड़ित परिवार जानता है कि किसने ये अपहरण किया, वो परिवार जानता है, लेकिन पुलिस मदद करने को तैयार नहीं है। खबर इस वक्त आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपहरण की वारदातें रुक नहीं रही हैं। एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से अपहरण हो रहा है, चाहे कानपुर हो, अयोध्या हो, शाहजहांपुर हो, और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। शाहजहांपुर से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अपहरण करने वालों को पीड़ित परिवार जानता है। खबर शाहजहांपुर से इस वक्त आपको बता रहे हैं। अपहरण करने वालों को पीड़ित परिवार जानता है, लेकिन पुलिस मदद करने को तैयार नहीं है। हमने देखा कि कानपुर में पुलिस की लापरवाही से संजीत की हत्या हो गई और अब इसी तरीके का कुछ मामला शाहजहांपुर में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिस पीड़ित परिवार की मदद करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्या हो गया, सवाल बड़ा। जहां पर पुलिस के पास जब एक आम आदमी मदद के लिए पहुंच रहा है, फरियाद लेकर पहुंच रहा है, तो ये पुलिस इतना हल्के में ले लेती है कि कई जगहों पे देखने को मिलता है कि हत्याएं हो जाती। यूपी में क्राइम की रफ्तार बढ़ती जा रही है और स्थिति यह है कि एक के बाद एक अपहरण की वारदातें सामने आ रही हैं। कानपुर की खबर लगातार हमने आपको दिखाई, अयोध्या में अपहरण हुआ और अब एक और खबर शाहजहांपुर में, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी।
अपहरण करने वालों को पीड़ित परिवार जानता है। और राजकुमार रस्तोगी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पिता है जिस युवक का अपहरण हुआ है। राजकुमार रस्तोगी जी, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि किस मुश्किल वक्त से आप जूझ रहे हैं, लेकिन के न्यूज इस वक्त आपको मौका दे रहा है। देश और प्रशासन आपकी आवाज सुन रहा है। मैं चाहूंगा कि क्या हुआ आपके लड़के के साथ, कैसे उसको किडनैप किया गया, और आप जब पुलिस के पास पहुंचे इस बात को बताने, तब वहां पे क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर। राजकुमार रस्तोगी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। क्या कहेंगे सर, कैसे आपके बेटे का किडनैप हो गया? मेरा बच्चा शाम को 6:30 बजे करीब, 6 सवा 6 बजे करीब शाहबाद नगर से आया दुकान से अपनी। शाहबाद नगर में, ग्राम शाहबाद नगर में उसकी दुकान है सदाफे की। शाम को 6 सवा 6 बजे आया और 6:30 बजे निकल गया बाजार में हिसाब देने के गया। बाजार जा रहा हूँ, अब जाकर मेरे को हिसाब दिया जाता है, जैसे शाम को हिसाब देने जा रहा हूँ चौक में, और तब तो हिसाब नहीं गया। कल साथ लौटा दिए। राजकुमार जी, जैसा कि हम लोग खबर भी इस वक्त चला रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि किन लोगों ने अपहरण किया है? वो कौन लोग हैं, बता दीजिए। जी, आप लोगों को पता है वो कौन लोग हैं जिन लोगों ने अपहरण किया है आपके बेटे का? नहीं, ये नहीं पता सर, ये बात नहीं पता मुझे। कोई शक आपको किसी पर? नहीं सर। आपका बेटा क्या करता था? मेरे बेटे की शराब दुकान है शाहबाज नगर में, ग्राम शाहबाज नगर में। शराब दुकान, बर्तन दुकान साथ साथ है। राजकुमार जी, जब आप पुलिस के पास पहुंचे तो वहां पर क्या बात हुई? पुलिस पास में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, इस वकालत आज खन्ना जी के पास पहुंचे तो ये कार्रवाई चालू हुई आज। क्या आप बता सकते हैं राजकुमार जी, किससे आपकी बात हुई थी? वो कौन अधिकारी था, कौन पुलिसकर्मी था, उसके बारे में कुछ? वो परवेश सिंह जी आ गए, परवेश सिंह से बात हुई मेरी, और वो एसपी से बात हुई। तो क्या कहा उन्होंने? कार्यक्रम चालू कर दिया अपना। तो क्या कोई जानकारी किसी तरह की अभी तक आपके बेटे को लेकर आपको दी गई है पुलिस के द्वारा? हाँ, पुलिस द्वारा जानकारी मिली है कि ये गाड़ी हमारी, जो गाड़ी मेरी लड़का लेके गया बाइक से, वो गाड़ी मिली दुर्गा होटल के पास में। क्या फिरौती के लिए राजकुमार जी कोई रकम के लिए आपके पास फोन आया है किसी का? नहीं सर। आप क्या चाहते हैं? अपना बच्चा चाहते हो, सब क्या चाहते हैं। तो राजकुमार रस्तोगी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और पुलिस को लेकर वो सवाल भी उठा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को हल्के में ले रही है। जो लापरवाही हमने कानपुर में देखी, अब वही लापरवाही शाहजहांपुर में देखने को मिल रही है। और जहां पर पुलिस जो है साफ तौर पर राजकुमार रस्तोगी जी जब पहुंचते हैं थाने, और वो पूरा वाकया उन्होंने बताया कि किस तरह से वो उनसे बात कर रहे थे, और पूरे मामले को वो लोग हल्के में किसी तरह की। राजकुमार रस्तोगी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर। इस पूरे मामले पर जिस तरह से पुलिस आपके साथ पेश आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब ये लापरवाही कोई कहेंगे और क्या कहेंगे? मतलब आप कह रहे हैं बड़ी लापरवाही, बिल्कुल हल्के में ये लोग मामले को ले रहे हैं पुलिस वाले? जी सर। ठीक है सर, हम बिहार ट्रेन में मुझे अलग रखा गया है, बच्चे जा रहे हैं बराबर। जी जी, नहीं हम समझ सकते हैं राजकुमार जी, ये मुश्किल का वक्त है। आपकी औलाद अपहरणकर्ताओं के हाथ में है। मैं समझ सकता हूँ आपको मुश्किल हो रही बोलने में, लेकिन मैं आपके शब्दों को जबान देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि पुलिस का रवैया क्या है, मैं समझ रहा हूँ कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। फिलहाल राजकुमार रस्तोगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात रखी के न्यूज़ पर। राजकुमार रस्तोगी आप सुन रहे थे, ये युवक के पिता हैं जिनका अपहरण हो गया है। अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है, और पुलिस पूरे मामले पर लापरवाही बरत रही है, बिल्कुल कानपुर की तरह। किसने किडनैप किया, इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं।
खबर इस वक्त आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं। अपहरण करने वालों को पीड़ित परिवार जानता है। पीड़ित परिवार को पुलिस का सपोर्ट नहीं मिल रहा, जो थोड़ी देर पहले राजकुमार जी ने कही जब वो थाने पहुंचते हैं। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये स्थिति है शाहजहांपुर की, जहां पर एक युवक का अपहरण कर लिया जाता है और पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई। बड़ी खबर इस वक्त आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं। तो खबर इस वक्त शाहजहांपुर से आपको बता रहे हैं। अपहरण करने वालों को पीड़ित परिवार का कहना है वो जानते हैं। रस्तोगी ज्वेलर्स एंड रस्तोगी बर्तन भंडार, ये इनका काम है, बिजनेस है जो ये करते हैं। और अब देखने को ये मिल रहा है कि अपहरण की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। गोंडा की खबर आपके सामने है, कानपुर की खबर आपके सामने है और शाहजहांपुर की खबर भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच ये भी बता दें कि जो एसपी एस आनंद हैं वो इस वक्त फोन नहीं उठा रहे हैं। जब हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वर्जन जानना चाहते हैं, तो महोदय फोन उठाने को तैयार नहीं है। ये स्थिति है। आप सोचिए कि एक तरफ किसी की औलाद अपहरणकर्ताओं के चंगुल में है, दूसरी तरफ अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, किसी तरह का कदम उठाने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त शाहजहांपुर से आपको बता रहे हैं। कानपुर गोंडा के बाद शाहजहांपुर में भी अपहरण की वारदात को अंजाम दिया है बदमाशों ने। बदमाश सर चढ़ के बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस का उनमें जरा सा भी डर नहीं है। और शाहजहांपुर की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। एक व्यापारी के लड़के को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया और उसके बाद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। राजकुमार जी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनके लड़के को अपहरणकर्ताओं ने उठाया है। वो साफ तौर पे अपनी बात रख रहे थे, किस तरह से उनके साथ पुलिस महकमा पेश आ रहा है, पूरे मामले को लेकर इतने हल्के में वो लोग ले रहे हैं। दूसरी तरफ उनकी औलाद का अभी तक पता नहीं है कि आखिर वो किस जगह पर है, कौन लोग उसे अपहरणकर्ता वो किडनैप करके ले गए। फिलहाल इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब हम इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो महोदय फोन नहीं उठा रहे। आगे बढ़ते हैं। कानपुर के संजीत यादव कांड ने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। बर्रा थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर रणजीत राय के मक्कारीपन से एक परिवार से उसका बेटा छिन गया, क्योंकि रणजीत राय को काम से ज्यादा बग्घी की सवारी पसंद थी। तस्वीरें देखिए। गाजा बाजा है, आतिशबाजी है, बग्घी है और बग्घी में सवार है खाकी वर्दी पहने राजा जी। जी हाँ, राजा जी, जिन्हें बग्घियों में बैठने का शौक है, गाजे बाजे के साथ पुलिस विभाग को हाँकने का रौब है। रुतबा ऐसा कि पूरा थाना आगे पीछे चाकरी में लग जाता है। घूम घूम कर राजा जी के आगे पीछे बैंड बजाता है, क्योंकि राजा जी को राजसी ठाट बाट पसंद है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। तारीख 3 मार्च 2020, जगह थाना चकेरी। तस्वीरें थोड़ा पुरानी हैं, क्योंकि सच को सामने लाने के लिए तारीखों के पन्ने पलटने पड़ते हैं और उसके बाद जब झूठ का नकाब उतरता है तो खौफनाक हकीकत सामने आती है। मार्च महीने में बग्घी में बैठकर जिस शान के साथ राजा जी चकेरी थाने से विदा होकर बर्रा थाने पहुंचे थे, तो उनके साथियों ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि राजा जी का असली चेहरा कितना मक्कारी भरा है। अब आपको वर्दी के रौब में बग्घी में सवार कानून को ठेंगा दिखाने वाले इस राजा का तारुफ कराते हैं। दरअसल ये हैं बर्रा थाने के पूर्व इंस्पेक्टर रणजीत राय, जो मौजूदा वक्त में मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। काम ऐसा किया जिसने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। खाकी वर्दी पर ऐसा दाग लगाया जो किसी डिटर्जेंट पाउडर से नहीं धुलने वाला।
रणजीत राय ने अपने नाकारेपन से देश में क्राइम के लिए कानपुर को हिट लिस्ट में ला दिया है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में 22 जून को संजीत यादव का अपहरण हुआ था। उस दौरान बर्रा थाने की कमान तत्कालीन इंस्पेक्टर रणजीत राय के हाथों में थी। पीड़ित परिवार रणजीत राय से संजीत को खोजने की गुहार लगाता रहा। रणजीत राय के थाने की चौखट पर सिर पटकता रहा, लेकिन रणजीत राय ने वर्दी के रौब में हर बात अनसुनी कर दी। ओवर कॉन्फिडेंस में संजीत यादव की बलि चढ़वा दी। रणजीत राय की मक्कारी ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया। रणजीत राय की लापरवाही ने 30 लाख फिरौती अपराधियों को दिलाकर एक परिवार को सड़क पर ला दिया। इंसाफ का झूठा सपना दिखाकर अपहरण कांड को दबाने में पूरा जोर लगा दिया। रणजीत राय के झूठे दिलासों ने पूरी खाकी को शर्मसार कर दिया, क्योंकि रणजीत राय को जनता से कम और खुद की राजशाही से ज्यादा मोहब्बत थी। अगर ऐसा नहीं होता तो आज संजीत जिंदा होता और परिवार इस तरह अपने बेटे के लिए बिलक बिलक कर इंसाफ की गुहार नहीं लगाता। स्पेशल डेस्क के न्यूज। कानपुर के बर्रा इलाके से किडनैप किए गए संजीत की हत्या हो चुकी है, लेकिन लाश अभी तक नहीं मिल पाई है। पुलिस के सामने कई सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस को देने होंगे, क्योंकि परिवार को ना जीते जी उसका बेटा मिला, ना बेटे के मरने के बाद उसकी लाश मिली। कानपुर में एक युवक का अपहरण होता है। पुलिस के भरोसे पर परिवार गहने जेवर बेचकर 30 लाख की फिरौती जुटाता है। 30 लाख की फिरौती भी दी जाती है, लेकिन पुलिस अगवा युवक को बचा नहीं पाती। वारदात बताने के लिए काफी है कि कानपुर में खाकी का इकबाल कितना बुलंद है। कानपुर में 22 जून को किडनैप हुए लैब असिस्टेंट संजीत यादव की हत्या की बात सामने आई है। परिवार वालों के मुताबिक 22 जून से अगवा हुए लैब असिस्टेंट के केस में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को 30 लाख की फिरौती भी दिलवा दी थी, लेकिन फिर भी संजीत को जिंदा नहीं छुड़ा पाए। कानपुर पुलिस के मुताबिक अपहरण की साजिश में संजीत यादव के ही कुछ दोस्त शामिल थे, जिसका मास्टरमाइंड ज्ञानेंद्र यादव है। 22 जून को जब संजीत का अपहरण हुआ था, तब से पुलिस के हाथ खाली थे। दबाव बना तो पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया और मामले का खुलासा हो गया। अपहरण की साजिश संजीत यादव के दोस्त ज्ञानेंद्र यादव और उसके 4 साथियों ने रची थी। पुलिस ने भले ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन कुछ सवाल हैं जिसके जवाब कानपुर पुलिस को देने ही होंगे। सवाल और भी बहुत हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो बिकरू कांड के बाद उत्तर प्रदेश में बदमाशों की शामत आ चुकी है। हर दिन एक नई मुठभेड़ हो रही है। कभी कहीं कोई इनामी पकड़ा जा रहा है तो कहीं किसी इनामी बदमाश को जहन्नुम का रास्ते पहुंचाया जा रहा है। 1 लाख का इनामी टिंकू कपाला मारा गया। यूपी एसटीएफ कर रही थी टिंकू कपाला की तलाश। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए सिरदर्द बना था कपाला। लूट जैसी तमाम वारदातों को दे चुका था अंजाम। बिकरू कांड के बाद उत्तर प्रदेश में बदमाशों की शामत आ चुकी है। हर दिन एक नई मुठभेड़ हो रही है। कभी कहीं कोई इनामी पकड़ा जा रहा है तो कहीं किसी इनामी बदमाश को जहन्नुम का रास्ता भी देखना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बना 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश टिंकू कपाला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया।
जब एसटीएफ का सामना कपाला से हुआ तो दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस सशस्त्र मुठभेड़ के दौरान बाराबंकी जिले के सतरी क्षेत्र में टिंकू कपाला को एसटीएफ ने ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक एक सूचना के आधार पर एसटीएफ ने शुक्रवार रात सतरी क्षेत्र पर बदमाश की घेराबंदी की। उसे आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन बदमाश टिंकू अहम में था। उसने बिना सोचे एसटीएफ की टीम पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास करने लगा। जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके और वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल टिंकू कपाला का आतंक अब खत्म हो गया है, लेकिन उसकी गैंग के लोग अभी भी जिंदा हैं। यूपी पुलिस की तरफ से कपाला को मारने वाली टीम के लिए इनाम की घोषणा की गई है। एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक कपाला के कई नाम थे। वो अपने अलग अलग नामों से जाना जाता था, लेकिन पुलिस की गोली का शिकार होने के बाद अब वो यमलोक पहुंच चुका है। कहावत है कि बुरे का अंत बुरा ही होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं का आगाज किया। इसके तहत नए उद्यम शुरू कर बेरोजगारों को काम दिया जा रहा है। मनरेगा, ओडीओपी, पीएम रोजगार योजनाओं सहित कई योजनाओं से कामगारों को काम दिया जा रहा है। इत्र की नगरी कन्नौज में प्रवासियों को यहां इत्र की नई इकाइयां स्थापित कर रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत कई बेरोजगार युवाओं को सरकार की रोजगार योजना के तहत सब्सिडी पर लोन दिया जा रहा है। लोन मिलने के बाद इत्र का कारखाना बनवा रहे नए उद्यमियों का कहना है कि इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। लोन अप्लाई किया था ओडीएफ में, वो मेरा पास हो गया था 18 लाख का, तो उसके तहत हमने लोन लिया। फिर अभी हमने अपना एक सेटअप बनाया है अपना इत्र परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग का, जिसके तहत हमको भी रोजगार मिला है और अभी हम जैसे मेरा रेडी हो जाएगा उसके तहत और भी कई लोगों को रोजगार मिलेगा। ओडीओपी की एक स्कीम